नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम हमारी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के चौथे अध्याय को हम अपने पिछले भाग में शुरू कर चुके थे। तो हमारी इस पुस्तक का चौथा अध्याय, जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इसके पहले भाग को हम समझ चुके थे, जहाँ हमने बाजार का या अर्थव्यवस्था का जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है उस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझा था। और आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग समझने जा रहे हैं और इस दूसरे भाग में हम जानेंगे जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र को। पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। तो हमने पिछले भाग में भी ये चर्चा की थी कि जो बाज़ार होते हैं उन बाज़ारों में लोगों की अपनी विशेष स्थिति होती है, या हम कहें कि उन बाज़ारों में जो लेन देन के संबंध होते हैं वो लोगों की जो सामाजिक संबंधों की स्थिति है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आज हम विशेषकर ये बात करने वाले हैं कि पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक काल का जो भारत था उसमें जाति आधारित बाजार और व्यापारिक तंत्र किस प्रकार बना हुआ था। भारतीय आर्थिक इतिहास के कुछ पारंपरिक विवरण भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को एक अपरिवर्तनशील रूप में देखते हैं। तो भारतीय आर्थिक इतिहास में कुछ पारंपरिक विवरण किए गए हैं और ये जो विवरण हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज को एक अपरिवर्तनशील रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह माना जाता रहा है कि आर्थिक रूपांतरण उपनिवेशवाद के साथ ही शुरू हुआ। तो कुछ ऐसे संदर्भ हैं जहां ये माना गया कि हमारे देश का आर्थिक रूपांतरण वास्तव में उपनिवेशवाद की शुरुआत के साथ ही होना शुरू हुआ। ऐसा माना जाता था कि भारत प्राचीन ग्रामीण समुदायों का देश है जो अपेक्षाकृत स्वनिर्भर थे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित थी। तो ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इस बात को प्रदर्शित किया कि जो भारतीय प्राचीन ग्रामीण समुदाय हैं ये काफ़ी हद तक स्वनिर्भर थे, यानी आत्मनिर्भर थे, और इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित थी, यानी बाजार से इनका कोई खास संबंध नहीं था। उपनिवेशिकता के दौरान और भारत की आज़ादी के प्रारंभिक दौर में ऐसा माना गया कि व्यावसायिक रुपए पैसे की अर्थव्यवस्था के स्थानीय कृषक अर्थव्यवस्था में आने और विनिमय के वृहद क्षेत्रों में उनके शामिल होने से ग्रामीण और नगरीय समाजों में जबरदस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। तो यहाँ आपको ये बात समझना है कि उपनिवेशिकता के दौरान, यानी जो औपनिवेशिक काल था उसके दौरान, और भारत की आज़ादी का जो शुरुआती दौर था, यानी आज़ादी के बाद के जो शुरुआती वर्ष थे, वहाँ ऐसा माना गया कि ये जो काल था उस दौरान व्यावसायिक रुपए पैसे की जो अर्थव्यवस्था थी उसके स्थानीय कृषक व्यवस्था में आने के कारण, यानी ये जो रुपए पैसे संबंधी अर्थव्यवस्था है ये पहले उन स्थानीय कृषक समुदायों में नहीं थी, और जब ये स्थानीय कृषक समुदायों में आई और विनिमय के वृहद क्षेत्रों में ये समुदाय शामिल होने लगे, यानी बाजार या लेन देन का जो एक वृहद व्यवस्था थी उसमें जब ये कृषक समुदाय शामिल होने लगे तो ग्रामीण और नगरीय जो समाज थे उनमें जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, और उससे पहले ऐसे कोई बड़े परिवर्तन भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में नहीं हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, व्यापार में रुपए पैसे का प्रयोग होना उपनिवेशिकता के ठीक पहले से ही विद्यमान था। तो यहाँ ये बात हमें जाननी है कि ऐसा नहीं है कि उपनिवेशिक काल के बाद में ये मौद्रीकरण शुरू हुआ। मौद्रीकरण का अर्थ है व्यापार में मुद्रा का उपयोग या रुपए पैसे का लेन देन। तो ये जो रुपए पैसे का लेन देन था ये भारत में उपनिवेशवाद से पहले से ही मौजूद था, जहाँ
बहुत से गांवों और इलाकों में विभिन्न प्रकार की गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था जैसे जजमानी व्यवस्था तो मौजूद थी, पर उपनिवेशिकता से पहले भी गांव विनिमय के बड़े तंत्र का हिस्सा थे, जिससे कृषि उत्पाद और तरह तरह की अन्य वस्तुओं का व्यापारिक प्रचलन होता था। तो यदि हम औपनिवेशिक काल से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ ये सच है कि बहुत से ऐसे गांव और ऐसे कुछ इलाके थे जहाँ पर गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे हम जजमानी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस जजमानी व्यवस्था में जो जजमान का जो धारणा है उसे आपको समझना होगा कि प्रत्येक जजमान के यहाँ कुछ सेवाएं देने के लिए लोग निर्धारित थे और जजमान बदले में उन्हें कुछ वस्तुएं या सेवाएं प्रदान किया करते थे। तो ये जो व्यवस्था है जहाँ पर पैसे का रुपये का लेन देन नहीं होता था, ऐसी गैर बाजारी लेन देन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ उपलब्ध थी। लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न गांवों में जो विनिमय की प्रणाली है या जो तंत्र है उसका जो उपस्थिति है वो भी हुआ करती थी। तो कृषि उत्पाद और तरह तरह की जो अन्य वस्तुओं थी उनका भी व्यापारिक प्रचलन हुआ करता था। उनका लेन देन, पैसे का लेन देन, रुपए का लेन देन भी भारत में प्रचलित था। हाल ही के ऐतिहासिक शोधों ने ये भी उजागर किया है कि उपनिवेश के पहले भी भारत में विस्तृत और परिष्कृत व्यापारिक तंत्र विद्यमान थे। ये भी पता चला है, जो अब नए शोध हुए हैं, इतिहास को जब नई दृष्टि से पता करने का प्रयास किया गया तो ये पता चला है कि इस उपनिवेशवाद के पहले के काल में भी एक विस्तृत और परिष्कृत व्यापारिक तंत्र यानी एक बहुत ही व्यवस्थित व्यापारिक तंत्र हमारे देश में भी पहले से ही उपलब्ध था। भारत हथकरघा के कपड़ों का मुख्य निर्माता और सूती कपड़े और महंगे रेशम दोनों का निर्यातक होने के साथ साथ अनेक अन्य वस्तुओं जैसे मसालों, जिनकी वैश्विक बाजार में मुख्यतः यूरोप में भारी मांग थी, इनका स्रोत था। तो हमारा देश भारत वास्तव में कई ऐसी चीज़ों का स्रोत था जिनकी दुनिया भर में बहुत मांग हुआ करती थी। तो भारत हथकरघा के जो कपड़े थे उनका मुख्य निर्माता था, विशेषकर सूती कपड़े और जो महंगा रेशम का कपड़ा होता है, उन दोनों का निर्माण हमारे देश में हथकरघा से किया जाता था और साथ के साथ इन सब का निर्यात भी दुनिया भर में किया जाता था। और इनके अलावा कुछ अन्य वस्तुओं, खासकर हमारे देश के मसाले, इनकी वैश्विक बाजार में काफ़ी मांग थी और विशेषकर जो यूरोप था वहाँ इन मसालों की बहुत ज़्यादा मांग हुआ करती थी और हमारा देश इन सभी चीज़ों को अन्य जो देश थे उनको निर्यात किया करता था। उपनिवेश के पहले के दिनों में भारत में उन्नत अवस्था के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ देशज व्यापारियों का संगठित समाज, व्यापारिक तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी, जिससे भारत आंतरिक स्तर पर और बाकी दुनिया से भी व्यापार करने में सक्षम था। इन पारंपरिक व्यापारिक समुदायों या जातियों की अपनी कर्ज और बैंकिंग की भी व्यवस्था थी। तो यहाँ हम उपनिवेश के पहले की बात कर रहे हैं। तो इस उपनिवेश काल के पहले के दिनों में भारत में उन्नत अवस्था के उत्पादन केंद्र थे, यानी ये चीज़ें जिनका निर्यात हमारे देश से बाहर के कई देशों में होता था। तो निश्चित ही इन सभी वस्तुओं के उत्पादन के उन्नत केंद्र भी हमारे देश में स्थापित किए गए थे और साथ के साथ यहाँ देशज व्यापारियों का एक संगठित समाज था, यानी हमारे ही देश के व्यापारी एक संगठित समाज के रूप में व्यापार किया करते थे। व्यापारिक तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था का जो निर्माण है वो भी हमारे देश में किया गया था। एक अपने ही प्रकार के व्यापारिक तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था को वो लोग अपनाते थे और इसके कारण आंतरिक स्तर पर हमारा देश बाकी दुनिया से व्यापार करने में सक्षम था। यही मुख्य कारण था जिस कारण से कि उस दौरान भी हमारा देश अन्य देशों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात कर पाता था। इन पारंपरिक व्यापारिक समुदायों या जातियों की अपनी कर्ज और बैंकिंग की व्यवस्था भी हुआ करती थी। यह सत्य है कि उस दौरान भी हमारे यहाँ जो पारंपरिक व्यापारिक
तंत्र होते थे उनकी एक अपने ही प्रकार की कर्ज लेन देन की या फिर हम कहें बैंकिंग की व्यवस्था हुआ करती थी। और इसके उदाहरण की अब हम बात करेंगे तो तमिलनाडु के नाटुकोटाई चेट्टियारों या नाकर्टर इसका एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि ये देशज व्यापारिक तंत्र किस तरह संगठित थे और कैसे कार्य करते थे। तो अब हमें इनका एक उदाहरण समझना है किनका, तमिलनाडु के नाटुकोटाई चेट्टियार जिन्हें नाकर्टर भी कहा जाता है। तो इन नाकर्टरों के बारे में हमें जानना है। ये एक बड़ा उदाहरण है उस बात का कि हमारे देश के जो देशज व्यापारिक तंत्र थे इनका अपना एक संगठन था, अपने कर्ज के लेन देन के या बैंकिंग के तरीके हुआ करते थे। तो तमिलनाडु के नाकर्टारों में जाति आधारित व्यापार, नाकर्टारों में एक दूसरे से कर्ज लेना या पैसा जमा करना जाति आधारित सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता था, जो कि व्यापार के भूभाग, आवासीय स्थान, वंशानुक्रम, विवाह और सामान्य संप्रदाय की सदस्यता पर आधारित था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नाकर्टारों की। ये एक विशेष समुदाय था और इस समुदाय में कर्ज लेने देने की या पैसा जमा कराने की जो प्रक्रिया थी वो सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती थी, यानी लोग भूभाग के आधार पर, आवासीय स्थान के आधार पर, विवाह के जो उनके संबंध हैं उनके आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर और सामान्य जो संप्रदाय की सदस्यता है उसके आधार पर अन्य लोगों से इस प्रकार का लेन देन किया करते थे। आधुनिक पश्चिमी बैंकिंग व्यवस्था के विपरीत नाकर्टारों में नेक नामी यानी प्रतिष्ठा, निर्णय क्षमता और जमा पूंजी जैसे सिद्धांतों के अनुसार विनिमय होता था, न कि सरकारी नियंत्रित केंद्रित बैंक के नियमों के अंतर्गत। तो यहाँ हम जब नाकर्टारों की अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यह पश्चिमी बैंकिंग व्यवस्था के विपरीत था, उससे अलग था। और यहाँ पर जो नाकर्टार जाति थी उनमें नेक नामी यानी किस व्यक्ति की कितनी प्रतिष्ठा है, उनके निर्णय किस प्रकार के हैं, उनकी कैसी क्षमताएं हैं और उनके पास कितनी जमा पूंजी है, इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के ही लोग लेन देन या विनिमय किया करते थे। और सरकार जैसे कोई केंद्रीय संस्था द्वारा किसी प्रकार के नियम वहाँ पर नहीं बनाए गए थे। और यही प्रतीक संपूर्ण जाति के प्रतिनिधि की तरह प्रत्येक एकल नाकर्टार व्यक्ति के इस व्यवस्था में विश्वास को सुनिश्चित करते थे। तो वहाँ कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख के लेन देन किया जाता था। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, एक व्यक्ति की क्षमता, एक व्यक्ति की जमा पूंजी, उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, ये सभी ऐसी चीज़ें थी जिन पर ही आधारित लेन देन या विनिमय किया जाता था। और इसी कारण ये जो प्रतीक हैं वो संपूर्ण जाति के प्रतिनिधि थे और इस कारण प्रत्येक एकल नाकर्टार यानी हर व्यक्ति इस व्यवस्था में विश्वास रखता था। नाकर्टारों की बैंकिंग व्यवस्था एक जाति आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी। हर एक नाकर्टार ने अपना जीवन विभिन्न प्रकार की सामूहिक संस्थाओं में शामिल होने और उसका प्रबंध करने के अनुसार संगठित किया था। यह वह संस्थाएं थी जो उनके समुदाय में पूंजी जमा करने और बांटने में जुटी हुई थी। तो प्रत्येक नाकर्टार जो हुआ करता था उसने अपना जीवन विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं में शामिल होने और उनका प्रबंध करने के लिए स्वीकार किया था या संगठित किया था। तो इस प्रकार की ये जो संस्थाएं थी वो ये जो हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, नाकर्टारों की जो संस्थाएं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संबंध रखता था, ये संस्थाएं उनके समुदाय में पूंजी को जमा करने और बांटने का जो कार्य है उसमें ही जुटी हुई रहती थी। तो ये बात हुई नाकर्टारों की। अब हम बाज़ारों के सामाजिक संगठन को पारंपरिक व्यावसायिक समुदायों के संदर्भ में जानते हैं। तो नाकर्टार तो हमने एक ऐसी जाति को जाना जिनकी की अपनी स्वयं की बैंकिंग व्यवस्था थी, अपने स्वयं के कुछ समूह थे जिसमें वो विशेष प्रतीकों को आधार मानकर लेन देन किया करते थे। अब हमें बाज़ारों के सामाजिक संगठन के रूप में जो पारंपरिक व्यापारिक समुदाय हैं उनकी चर्चा करनी है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन पारंपरिक व्यापारिक समुदायों या जातियों जैसे नाकर-टारों पर केंद्रित हैं। यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके कई सारे जो समाजशास्त्रीय अध्ययन हैं उनमें पारंपरिक व्यापारिक समुदायों जैसे कि नाकर-टारों आदि के अध्ययन किए जाते हैं। भूमि पर अधिकार, व्यावसायिक भिन्नताएं एवं और अन्य विषयों के संदर्भ में जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में गहरा नाता है। यहाँ आप ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का भूमि पर जो अधिकार है, उनकी जो व्यावसायिक भिन्नताएं हैं यानी अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसायों में संलग्न होते हैं, और अन्य विषयों के संदर्भ में जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में गहरा नाता है। तो हमारे देश में जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से काफ़ी अधिक जुड़ी हुई रही हैं। यह बात बाज़ारों और व्यापार पर भी उतनी ही लागू होती है। तो हमारे यहाँ सामाजिक संस्था जैसे कि जाति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वास्तव में वैश्य 4 वर्णों में से एक है। यह तथ्य भारतीय समाज में प्राचीन काल से व्यापार और व्यापारी के महत्व को दर्शाता है। तो हमारे समाज में बहुत पुराने समय से या प्राचीन काल से ही व्यापार का और व्यापारी का महत्व स्वीकारा जाता था, और ये इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में 4 वर्ण बताए गए हैं, उन 4 वर्णों में से एक वर्ण था वैश्य। हालांकि अन्य वर्णों की तरह वैश्य परिस्थिति अक्सर स्थिर पहचान या सामाजिक स्थिति की तुलना में अधिकार या आकांक्षा से प्राप्त की हुई होती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि वैश्य की ये जो परिस्थिति है ये अक्सर स्थिर पहचान से प्राप्त होती है या सामाजिक स्थिति की तुलना में अधिकारों से या आकांक्षा से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति अधिक तरीके से आकांक्षा रखता था या अपनी स्थिति सुधारने के प्रयास करता था, उसे वैश्य परिस्थिति प्राप्त होने की संभावना होती थी। हालांकि कुछ ऐसे वैश्य समुदाय भी हैं जैसे उत्तरी भारत के बनिया, जिनका पारंपरिक व्यवसाय एक लंबे समय से व्यापार या वाणिज्य रहा है। तो यद्यपि ये जो वैश्य हमने एक श्रेणी को पढ़ा, इसका जो निर्धारण है वो तो किया जाता था परिस्थिति के आधार पे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे वैश्य समुदाय रहे हैं जो कि लंबे समय से व्यापार का ही कार्य करते आ रहे हैं, और उसका एक उदाहरण है उत्तरी भारत में पाए जाने वाला बनिया समुदाय। कुछ जाति समूह भी हैं जो व्यापार में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कुछ विशेष जाति समूह भी हैं जिनका कार्य व्यापार ही रहा। ऐसे समूह ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया में वैश्य की परिस्थिति पाने की आकांक्षा रखते हैं या इस पर अधिकार जताते हैं। तो ऐसे कुछ जाति समूह जो हैं वो इस पूरी ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया में स्वयं को वैश्य की परिस्थिति पाने की चाह रखते हैं और इसी कारण इस परिस्थिति पर अपना अधिकार जताते हैं। भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदायों में सिर्फ वैश्य ही नहीं बल्कि और समूह भी अपनी भिन्न धार्मिक या अन्य सामुदायिक पहचानों के साथ शामिल हैं, जैसे पारसी, सिंधी, बोहरा या जैन। तो हमारे यहाँ ये जो पारंपरिक व्यापारिक समुदाय हैं, इनमें सिर्फ वैश्य ही नहीं बल्कि कुछ अन्य समूह या समुदाय भी हैं जिनकी अपनी भिन्न धार्मिक पहचान है या सामुदायिक पहचान है, और वे भी व्यापार में पारंगत रहे हैं या बहुत लंबे समय से वे व्यापार में ही संलग्न रहे हैं। और इनके कुछ उदाहरण हैं पारसी, सिंधी, बोहरा, जैन आदि। व्यापारिक समुदायों की समाज में हमेशा उच्च परिस्थिति नहीं रही है, लेकिन ये भी सत्य है कि सभी व्यापारिक समुदायों की समाज में हमेशा उच्च परिस्थिति रही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। भारत में अतीत व समकालीन परिवेश में बाज़ारों के परिचालन को समझने के लिए हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि किस तरह व्यापार के कुछ विशेष क्षेत्र विशेष समुदायों द्वारा नियंत्रित
होते हैं। तो हमारे देश में जब हम समकालीन परिवेश में बाज़ार के परिचालन की या संचालन की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में हम यह जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापार के कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो कि विशेष समुदायों द्वारा ही नियंत्रित होते रहे हैं। इस जाति आधारित विशेषता का एक कारण यह भी हो सकता है कि व्यापार और खरीद फरोख्त आमतौर पर जातीय एवं नातेदारी तंत्रों में ही होती है, जैसा कि हमने नाकर टारों के मामले में देखा। तो ये जो व्यापार और खरीद फरोख्त का कार्य है वो हमारे यहाँ विशेषकर जातीय और नातेदारी तंत्रों में होता है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर कोई विशेष जाति आधारित व्यापार भी देखने को मिलते हैं। अब हमने इसका उदाहरण नाकर टारों के मामले में देखा कि वहाँ जाति विशेष में ही लेन देन का या बैंकिंग का कार्य होता था। अब बच्चों, आपको इस संदर्भ में एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है। अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों से मिलना है। देखिए आपको वास्तव में करना क्या है। जिस कस्बे या शहर में आप रहते हैं उसके बाजार या खरीदारी करने वाले क्षेत्रों में जाएं। तो आपके आसपास जो भी छोटा बड़ा बाज़ार हो उस बाज़ार में जाएं, या जो खरीदारी के लिए जो भी क्षेत्र आपके आसपास है वहाँ पर आपको जाना है। यह पता करने की कोशिश करें कि महत्वपूर्ण व्यापारी कौन हैं। क्या कोई विशेष व्यापार के क्षेत्र हैं जो विशेष समुदायों द्वारा नियंत्रित हैं, जैसे आभूषण, किराना, लोहे, लकड़ी एवं अन्य वस्तुओं की दुकानें। तो इन दुकानों को आपको जाकर के देखना है। जैसे आभूषण की यदि कई दुकानें हैं तो उनमें से क्या ऐसा है कि अधिकतर दुकानें किसी विशेष समुदाय की हैं। अगर किराने की वहाँ कई सारी दुकानें हैं तो क्या ऐसा है क्या कि किराने की दुकानें किसी विशेष जाति के लोगों की हैं। और इसी प्रकार लोहे, लकड़ी और अन्य वस्तुओं की दुकानों के बारे में भी आपको पता लगाना है। इन दुकानों में से कुछ में जाएं एवं उनके मालिकों और उनके समुदायों के बारे में पता करें, क्या यह उनका पुश्तैनी पारिवारिक व्यापार है। अब आप ऐसी कुछ दुकानों में जाएं और उनके जो मालिक हैं उनसे बातचीत करें, उनसे पता करें कि क्या जो व्यापार वो कर रहे हैं वो उनका पुश्तैनी व्यापार है, यानी कई पुश्तों से उनके परिवार द्वारा ये व्यापार किया जा रहा है। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों से आपको ये तथ्य जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तविक रूप से नज़र आएंगे। वास्तविक स्थिति आपको पता चलेगी कि किस प्रकार हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक ताने बाने से घुली मिली हुई है। उपनिवेशवाद और नए बाज़ारों का आविर्भाव। अब हमें बात करनी है कि उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, किस प्रकार नए बाज़ारों का उद्भव या आविर्भाव हुआ। उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। यानी जब उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव हुए, बड़े बदलाव हुए, और इसके कारण उत्पादन में, व्यापार में और कृषि में एक बहुत बड़ा विघटन हुआ, एक बड़ी कमी आई। और वो क्या थी? हथकरघा के काम का खात्मा हो जाना। तो हमने देखा कि उपनिवेश काल से पहले हमारा देश जो था वो हथकरघा के कपड़ों का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, और संपूर्ण विश्व में हमारे यहाँ से सूती कपड़े और रेशम के कपड़े निर्यात किए जाते थे। लेकिन उपनिवेश काल के फलस्वरूप जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो था हथकरघा के काम का खात्मा हो जाना। हालांकि भारत में उपनिवेश के दौर से पहले ही एक जटिल मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। ज़्यादातर इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधि काल के रूप में देखते हैं। हमने जाना कि उपनिवेश काल से पहले भी हमारे देश में एक जटिल मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, यानी मुद्रा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में होता था। लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो इस संदर्भ में ये मत प्रकट करते हैं कि ये जो उपनिवेश काल था वो एक संधि काल था, वो एक बड़ा बदलाव इस मौद्रीकरण के रूप में लेकर आया था। उपनिवेश काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिक जुड़ गया। तो भारत का जुड़ाव जो विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उससे बेहतर रूप से अब
हो पाया था। अंग्रेजी राज से पहले भारत बने बनाए सामानों के निर्यात का एक मुख्य केंद्र था। उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए। तो ये दो बड़े बदलाव किए गए, क्योंकि हमने जाना कि उपनिवेश काल से पहले हमारा जो देश था वो बने बनाए सामानों का निर्यातक था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया। अब हमारे देश को कच्चे माल का और कृषक उत्पादों का स्रोत बना दिया गया, यानी हमारे देश से कच्चे माल अन्य देशों को निर्यात किए जाने लगे। बहुत सारे कृषक उत्पादों का निर्यात भी अन्य देशों को किया जाने लगा, और इसके साथ साथ ही हमारे देश को उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया, यानी दूसरे देशों में निर्मित सामानों का हमें उपभोक्ता बना दिया गया। और ये दोनों कार्य वास्तव में क्यों किए गए? क्योंकि इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, वहाँ के जो उद्योग थे, उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए। लगभग उसी समय नए समूह, मुख्यतः यूरोपियन, व्यापार और व्यवसाय में आने लगे। वो या तो पहले से जमे हुए व्यापारिक समुदायों से मेलजोल कर अपना व्यापार शुरू करते थे, या कभी उन समुदायों को उनका व्यापार छोड़ने को मजबूर करके। इसी के साथ हमारे देश में नए समूह व्यापार के लिए आने लगे, जिनमें कि मुख्यतः यूरोपियन समूह हुआ करते थे। अब ये जो नए लोग, नए समूह देश में व्यापार के लिए आने लगे, ये या तो जो पहले से वहाँ व्यापारिक समुदाय जमे हुए थे, जो कि दूसरे देश के, खासकर ब्रिटेन के हुआ करते थे, तो उनसे या तो वो मेलजोल करके अपना व्यापार बढ़ाते थे, या फिर उन पुराने समुदायों को वहाँ से खदेड़ कर वो अपना व्यापार शुरू किया करते थे। परंतु पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरीके से नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। तो यहाँ इस बात को समझना है कि जो पुरानी आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई, या जो पुरानी आर्थिक संस्थाएं थी वे पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई, बल्कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, बाज़ार में कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्राप्त हुए या सुअवसर प्राप्त हुए। और इन समुदायों ने जो बदलती हुई हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियाँ थी, इन बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों में अपने आप को पुनर्गठित किया और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित कर सुधार लाया। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस अध्याय का जो दूसरा भाग है उसे भी समझ लिया है। तो ये अध्याय एक खास अध्याय है, जिस अध्याय में हम बाजार के या अर्थव्यवस्था के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं। तो इस दूसरे भाग में हमने बात करी नाकर-टारों की, और उसके अलावा हमने बात करी पारंपरिक समुदायों की, जो पारंपरिक व्यापारिक समुदाय हमारे देश में बने हुए थे और आज भी बने हुए हैं। साथ ही साथ हमने उपनिवेश काल से पहले की स्थिति और उपनिवेश काल के बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव हुए, इन दोनों की भी चर्चा की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम हमारे इस अध्याय 4 को अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे और मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।